जय तो भारतम। मैं दिनेश शर्मा वे 48 घंटे के आज के भाग में आप सभी का स्वागत करता हूं। वे 48 घंटे के पिछले भाग में हम बात कर रहे थे विश्व का सबसे बड़ा माइग्रेशन, जिसमें हमने बात की किस तरह से हमारे भारत का 1947 में बंटवारा हुआ और बंटवारे के दौरान किन किन चीजों का किस किस आधार पर किस किस तरीके से विभाजन किया गया। एक एक छोटी छोटी चीज का बंटवारा हुआ। ये अपने आप में बड़ी अहम बात है और इसी बात को यानी विश्व का सबसे बड़ा माइग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। शर्मनाक घटनाएं तब घटी जब कुछ चरमपंथी ताजमहल को खंडों खंडों में तोड़कर पाकिस्तान ले जाने की मांग करने लगे और कुछ हिंदू चरमपंथी सिंधु नदी की मांग करने लगे, क्योंकि उसके तटों पर बैठकर वेद शास्त्र लिखे गए थे। वायसराय की सुनहरी गाड़ी भारत को मिली, जबकि कमांडर इन चीफ की निजी गाड़ी पाकिस्तान को। अस्तबलों की गाड़ियां व घोड़े भी बांटे गए, चाबुक व कोचवानों के जूते तक बंटे। रिजर्व बैंक के जो नोट पाकिस्तान के हिस्से में आए उन पर पाकिस्तान सरकार की नई मुहरें लगाई गई, क्योंकि एकाएक नए नोट छापना मुमकिन नहीं था। सेना बटी, पुलिस बटी, तंबू की कनातें तक बांटी गई। नहीं बंट पाई तो हवा नहीं बंटी, नदियां नहीं बंट पाई, आकाश नहीं बंट पाया, संस्कृति नहीं बंट पाई, गालियां, बोलियां, दुआओं के अंदाज भी नहीं बंट पाए। गलवहियां, जिसे ठेठ पंजाबी में गलवकड़ी कहते हैं, नहीं बंट पाई। पैरी कोना नहीं बदला। भारतीय पंजाब में सर्वाधिक पीड़ा लाहौर ने झेली, अमृतसर ने झेली। लाहौर में 7 मील लंबी दीवार जो अकबर के समय में बनी थी के आसपास के क्षेत्र में सर्वाधिक नफरत फैली, खून बहा। वहां की गलियों, मंदिरों, मस्जिदों, बाड़ों व टूटे फूटे मकानों में 3 लाख मुसलमान व 1 लाख हिंदू मिलकर रहते थे। वहां रिश्तों, भाईचारों की खुशबुएं रमी थी। जहां एक और फूलों, गजरों, चूड़ियों, कॉस्मेटिक व जरी, मीनाकारी और पच्चीकारी से जड़े वस्त्रों व जूतों की दुकानें भी थी, वहीं कुछ दुकानें सिर्फ चाकू, छुरे और किरपाने ही बेचती थी। उस क्षेत्र का सबसे अमीर व्यक्ति बुलाकी शाह था, जिसकी बहियों में पंजाब के 1/4 लोग कर्जदार के रूप में दरज थे। मगर उस सारे क्षेत्र में हजारों लोगों ने एक दूसरे की जानें ली। बुलाकी शाह की बहियां खून से भीग गई थीं। लाहौर से सिर्फ 34 मील दूर था अमृतसर। वहां वही हुआ जो लाहौर में हुआ। लाहौर और अमृतसर की संस्कृतियां जुड़वा भाइयों की मानिंद थी। अदबी दायरे, खान पान, पहरावा, लोकगीत सब कुछ साझे थे। वे लोग अंग्रेजों के अधीन तो 300 बरस रहे, मगर एक दूसरे के अधीन या साथ नहीं रह पाए थे। इन 2 दिनों के पहले और बाद में जो कुछ भी हुआ उसे बयान करना अब न तो मुमकिन है और न ही प्रासंगिक। किसने किसे मारा, काटा, जलाया, यह भूलना अब जरूरी है। बस सिर्फ यह समझ लेना काफी है कि उन दिनों वहशियत व इंसानियत के बीच जमकर लड़ाई हुई थी। वहशियत काफी हद तक हावी रही, लेकिन आखिर इंसानियत को ही प्रासंगिक माना गया, क्योंकि जिंदगी दोनों तरफ कायम रहनी थी। अब इतने बरस बीत चुके, लोग अब भी अपने घरों को नहीं भूले। माटी की गंध, बोली, मुहावरे, पीर, फकीर, सभी कुछ अब भी कमोबेश एक जैसा। साहित्य में भी वही तेवर और भंगड़ा, धमाल, हीर, कवाली सब कुछ एक जैसा है। मोहन राकेश, अजमेर औलख, आत्मजीत व मदीहा गोहर में कोई फर्क नहीं। लुधियाना से अभी तक सदाई पाकपटन नामक अखबार निकलता है। चंडीगढ़ में अब भी मिंट कुमरी एसोसिएशन है। हालांकि विभाजन के समय इस शहर का कोई वजूद भी नहीं था। लाहौर में अब भी उस शादमान चौक पर वहां की सईदा दीप व उसके सैकड़ों साथी भगत सिंह की स्मृति में उस दिन मोमबत्तियां जलाते हैं जिस दिन उसे फांसी दी गई थी। अजब संयोग यह है कि हमारा लाडला शहीद जन्मा भी वर्तमान पाकिस्तान में और शहीद भी उसी भूगोल में हुआ। हम जिस बाबा फरीद की दरगाह पर हांसी व फरीदकोट में मेले लगाते हैं, उर्स मनाते हैं, उसकी मूल दरगाह वहां यानी पाकपटन में है। सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी जन्मे भी ननकाना साहिब व ज्योति ज्योत भी उस स्थान पर समाये जो अब पाकिस्तान में है। फाजिल्का में अब तक पाकपटन से आए एक हलवाई ने अपनी दुकान का नाम पाकपटनिया दी हट्टी रखा हुआ है। ज्यादा जज्बाती न भी हों तो हर नजरिए से यही लगेगा कि बहुत कुछ साझा है। हमें तो समृद्ध, गरीबी विहीन विकसित राष्ट्रों के रूप में आगे बढ़ना है तो एक दूसरे की हिफाजत करनी होगी, हट छोड़नी होगी और अपनी सरजमी से ऑपरेट होने वाले माफियाओं को निस्ते नाबूद करना होगा।
पारस्परिक गुमशुदा विश्वास की बहाली करनी होगी और इस एहसास को आत्मसात करना होगा कि नफरत व दुश्मनी की परिणति सिर्फ दो तरफा तबाही में है। स्वाधीन पाकिस्तान में अधिकांश शासकों की जन्मस्थली भारत में है और अनेक भारतीय नेताओं की जन्मस्थली पाकिस्तान में है। उन्हें भी जन्मस्थलियों की माटी की खुशबू तो आती होगी। अब भूगोल बदलने की बात न करें, दोनों देश अब हकीकत हैं, अलग अलग भौगोलिक इकाइयां हैं, मगर अब बकौल निदा फाजली एक दरख्त ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। एक विचित्र सामाजिक समरसता जारी थी उस काल के माहौल में। मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में भी आपसी भाईचारे और सौहार्द के बावजूद हिंदू मुसलमान एक दूसरे के घर में खाना नहीं खाते थे। यहाँ तक कि मध्यम वर्ग के घर में और हिंदू मुस्लिम के घरों में भी मेहमानों के लिए बर्तन अलग ही होते थे और खाना भी अलग बनता था। मगर इसके बावजूद पारस्परिक प्रेम इस कदर प्रगाढ़ था कि एक दूसरे के लिए जान पर खेल जाने की नौबत आ जाती थी। संस्कारों के सिलसिलों का शायद धर्म और मजहब से कोई लेना देना नहीं होता था। यही कारण था कि उन दिनों पाकिस्तानी क्षेत्रों में मुस्लिम परिवारों में भी गंगा जल की बोतल मिल जाती थी और मुस्लिम पीरों की मज़ारों पर हिंदू श्रद्धालुओं की भी लंबी कतारें रहती थी। मैं ब्राह्मण परिवार से था, मगर पिताजी के अधिकांश दोस्त मुसलमान थे। उन्हीं में से तो एक थे अली अहमद खान मानेका, जो पिताजी के साथ मार्केट कमेटी में ही नौकरी करते थे, जिन्हें हम सब लोग चाचा जान कहा करते थे। दिवाली के दिन विशेष रूप से बाजार से जलेबियां लाया करते और ईद के दिन हम उनके लिए हमारे घर में मीठी सेवइयां बनाया करते थे। खाने के बर्तन तब भी अलग अलग थे, मगर गलवइयों में कोई अस्पृश्यता नहीं होती थी। सूफी गायन व सूफी संतों के प्रति श्रद्धा के मामले में तब भी धार्मिक या मजहबी जुनून से बंधे हुए नहीं थे। बाबा फरीद की दरगाह सिखों और मुसलमानों व हिंदुओं के लिए समान रूप से श्रद्धा का केंद्र थी। विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या हस्तांतरण पर अब तक कई पुस्तकें आ चुकी हैं और अनेक शोध हो चुके हैं, लेकिन तथ्य यह है कि उस समय इस पूरे उपमहाद्वीप में अर्ध लोकतंत्र था। प्रांतीय विधानसभाएं थी, केंद्र में भी लोकतंत्र का एक अंश मौजूद था, मगर उस समय लगभग 2.5 करोड़ की आबादी के उजड़ने, बसने और एक देश के 2 भूखंडों में विभाजित होने के बारे में किसी भी प्रांतीय विधानसभा में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। यद्यपि प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग का एजेंडा स्पष्ट था, मगर इतने संवेदनशील और महत्वपूर्ण सवाल पर भी लोगों से प्रत्यक्ष रूप से औपचारिक विचार विमर्श नहीं हुआ था, न ही कोई राय ली गई थी। तब स्थानीय स्तर पर कुछ स्वायत्त संस्थाएं सक्रिय थीं, अर्थात एक ऐसा तंत्र विद्यमान था जिसे किसी भी संवेदनशील चर्चा में शामिल करना मुमकिन था। लेकिन पूरी स्थिति एवं अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दर्जन भर राष्ट्रीय नेताओं की सोच समझ तक सीमित रख दिए गए। यदि ऐसा हो पाता तो विभाजन के लिए आम आदमी धीरे धीरे मानसिक रूप से तैयार हो जाता। ये तो था वे 48 घंटे में आज का भाग, विश्व का सबसे बड़ा माइग्रेशन, और इसी विषय पर आगे भी हमारी बात जारी रहेगी। अनुमति दीजिए